वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों के लिए मेडिकल के टाइम पे जो है वो साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसी तरीके से हम जो है वो साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके जो है एक सीरीज और स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। टीजीटी मेडिकल वालों का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, टीजीटी नॉन मेडिकल वाले हैं, टीजीटी आर्ट्स वाले हैं, और जेबीटी कमीशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी को पता है कि टीजीटी नॉन मेडिकल और आर्ट्स में भी साइकोलॉजी के कुछ ही क्वेश्चंस यानी कि 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन जेबीटी कमीशन में सबसे ज्यादा जो है वो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो है वो 30-40 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा जरूर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो है वो स्पेशल जो पोर्शन है आपका उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है साइकोलॉजी सेक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आज की हमारी पहली क्लास। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस किस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप बात करो कि जैसे मेडिकल के टाइम पे मैंने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करवाया था, अगर वैसे भी डिमांड होगी आप लोगों की तो आप मुझे वैसे भी बता दीजिएगा, मैं उस तरीके से भी आप लोगों को करवा दूंगी। बाकी यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन हमारे पास रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक के मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूँ। उस तरीके से भी अगर चाहिए होगा तो मैं उस तरीके से भी जो है वो इस सीरीज को जो है वो कंटिन्यू कर दूंगी। आपने मुझे बता देना है कमेंट सेक्शन पे। पहले हम आज की क्लास को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है आज की क्लास में रहने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है, आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में सुना होगा, बीएस ब्लूम का नाम आप सभी ने सुना होगा। इन्होंने जो है वो थ्री एस्पेक्ट्स हमारे पास दिए थे, है ना, तीन पहलू इन्होंने दिए थे। तो क्वेश्चन में पूछा है थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो ब्लूम के हमारे पास कुछ पक्ष हैं या कुछ पहलू हैं, उनमें तीन पहलुओं में कौन सा शामिल नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, तो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो है वो है किस चीज से रिलेटेड, तो ये हमारा जो है वो ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा है साइकोमोटर। साइकोमोटर में आता है हमारे पास जो भी हम हाथ से काम करते हैं, यानी कि इसको कोनेटिव एस्पेक्ट भी बोलते हैं। एक कॉग्निटिव है, एक कोनेटिव एस्पेक्ट होता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा अफेक्टिव एस्पेक्ट, यानी कि भावनात्मक पहलू जो कि हमारे फीलिंग्स से रिलेटेड आते हैं, यानी कि भावों से संबंधित आते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो प्रोक्सिमो डिजिटल एस्पेक्ट है वो यहाँ पर इसका पहलू नहीं है, बाकी सारे के सारे जो है यहाँ पर इसके पहलू रहने वाले हैं। ओके, चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चीज आपको यहाँ से पता चल गई कि हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना आपको पता चल गया तीन पहलू कौन कौन से हुए, कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, साइकोमोटर एस्पेक्ट है, और तीसरा आपका अफेक्टिव जो है वो एस्पेक्ट है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे क्या कहा गया है, द नोशन ऑफ स्पेशल लर्निंग कॉन्ट्रास्ट विद द मोर पॉपुलर पियाजेज आइडिया ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि सामाजिक शिक्षा की धारणा संज्ञानात्मक विकास के अधिक लोकप्रिय पियाजे के विचार के विपरीत है। तो देखो दो व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। एक आते हैं हमारे पास जो है वो जीन पियाजे, दूसरे आते हैं हमारे पास यहाँ पर वाइगोत्स्की। दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जेपी आप समझ लीजिएगा, जीन पियाजे के बारे में बात कर रही हूँ। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का अपने अपने में जो है वो क्या है, इस यहाँ पे पूछा कि क्या कौन कहता है। पहले इनके पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं, मैं आपको डिटेल से इन चीजों को समझा रही हूँ ताकि यहाँ से चीजें आपको और भी बने तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्याजे के विपरीत, तो विपरीत तो हम बाद में बात करेंगे। तो जीन प्याजे क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं। जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने सबसे ज्यादा, आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में सुना होगा, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। ये स्कैफोल्डिंग जो मचान या प्राड़ जिसे हम कहते हैं उस टर्म को ये यूज करते हैं। उसके अलावा इन्होंने जेडपीडी के बारे में, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया है। और तीसरा एमकेओ इनकी थ्योरी में यूज किया जाता है, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, यानी कि जो अन्य लोग, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारी फैमिली हो सकती है, जो हमसे ज्यादा किसी चीज के बारे में जानती है। ठीक है, तो वो हुआ वाइगोत्स्की।
तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाषा के ऊपर दोनों में से किसने ज्यादा प्रेफरेंस दी है। तो भाषा को यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो किसने दी है, वाइगोत्स्की ने दी है। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखना कि लैंग्वेज के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस किसने किया है, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो इन्होंने जो वाइगोत्स्की है ये कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है और उसके बाद हमारे पास जो है वो थॉट आते हैं, विचार आते हैं, ये बोला जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि जीन प्याजे क्या कहते हैं, ये इसका उल्टा कहते हैं कि पहले हमारे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं और उसके बाद हमारी जो है वो भाषा आती है। ये किसका कहना है, जीन प्याजे का कहना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे है और आगे चल के हम इस क्वेश्चन के बारे में और जाके बात करेंगे कि ये ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स या आप यूट्यूब पे डिफरेंट टीचर्स के अगर पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि वहां पे ये बोला जाएगा कि आपकी लैंग्वेज पहले नहीं आती है, थॉट्स बाद में नहीं आते हैं, लेकिन ये दोनों इंटरडिपेंडेंट चलते हैं। ऐसा पॉइंट भी आपको देखने को मिलता है जब बच्चा एट द एज ऑफ 3 होता है, 3 वर्ष की उम्र पे पहुंचता है, ये पहले जो है, पहले बोला जाता है कि पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा है, 3 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो वो बड़े सोच समझ के चीजों को नहीं बोल पाता। जैसे मैं आपको कोई भी पॉइंट समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मुझे पता है कि इस चीज को यहाँ पे बताने की जरूरत है, इस चीज को बताने से आपको ये समझ में आएगा। तो क्योंकि मैं यहाँ पे उसको प्रोग्रेस कर पा रही हूँ अपने थॉट्स को, तो मैं पहले भाषा और फिर थॉट के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लेकिन जो 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बाद इन चीजों को सीखेगा, उससे पहले उसको समझ में नहीं आता है। तो 3 साल के बाद जो है ये इंटरडिपेंडेंट चलते हैं, साथ साथ में आप बोल भी रहे हो, आप सोच भी रहे हो। लेकिन 3 साल का बच्चा पहले बोलता बोलता रहता है, विचार बाद में आते हैं उसके मन, ये बोला जाता है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी चीज समझने में, किसी क्वेश्चन को समझने में परेशानी आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, मैं वहां पे क्लियर करवा दूंगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामाजिक शिक्षा की धारणा संज्ञानात्मक विकास के अधिक लोकप्रिय, जीन प्याजे की हम बारे में बात कर रहे हैं, इसके विचार के विपरीत किसके विचार हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके उल्टे हैं, वाइगोत्स्कियन यानी कि वाइगोत्स्की के थॉट जो है वो जीन प्याजे के थॉट से अपोजिट है। ओके, एक अपोजिट होने का पॉइंट इनका और भी है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, जो जीन प्याजे हैं वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, बच्चा सीखता है आपका उम्र के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा सीखेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चलेगी बच्चा चीजों को सीखता चलेगा। लेकिन जो यहाँ पर वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा कहाँ से सीखेगा, समाज से सीखेगा। सोशली अगर बच्चे को रखा जाए, समाज में अगर उसको रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वहां पर सीखेगा, समाज में लोगों के साथ में रहना सहना सीखेगा, वहीं पर जो है वो भाषा सीखेगा। यानी कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट बोला जाता है कि अगर आप बच्चे को, आप जो है वो उसको 20 साल तक आप ऐसे लेके चलो कि बच्चे को आपने जो है वो कमरे के अंदर बंद करके रखा, तो क्या बच्चे का जो है यहाँ पे डेवलपमेंट की थ्योरीज है ये दोनों, जो जीन प्याजे ने जो है वो कॉग्निटिव थ्योरी दी है, मॉरल कॉग्निटिव सॉरी कॉग्निटिव थ्योरी दी है। ठीक है, और इन्होंने जो है वो, जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी है। तो ये जो थ्योरी है यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दोनों ही डेवलपमेंट की थ्योरी है। तो ये बोल रहा है कि एज के अकॉर्डिंग बच्चे का विकास होता है, और ये कहता है कि बच्चे का विकास समाज में रह के, लोगों के बीच में रहकर जो है वो इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो बच्चा सीखेगा कैसे, है ना, उम्र के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे भी इन दोनों के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हैं। तो यहाँ पर जीन प्याजे और वाइगोत्स्की की धारणाएं जो है एक दूसरे से अपोजिट है, इसी अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन अगेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने क्वेश्चंस है, तो देखिएगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स द वे वी डील विद थिंग्स इमोशनली, कि ब्लूम की टेक्सोनोमी में कौन सा तरीका है इनमें से जिसे हम भावनात्मक रूप से चीजों से निपटते हैं, यानी कि इमोशनली हम चीजों के साथ में डील करते हैं, जैसे कि हमारे इमोशंस हैं, वैल्यूज हैं, एप्रिशिएशन है, एंथुजियाज्म है, इंस्पिरेशन है, दैट इज। तो कौन सा ऐसा हमारे पास, हमें पता चल गया कि ब्लूम्स के जो है वो 3 मेन डोमेन है, 3 डोमेन के बारे में हमने बात की। एक हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, एक हमारा जो है वो यहाँ पर इमोशनल डोमेन है। इमोशनल डोमेन को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो हमारा अफेक्टिव डोमेन था सेकंड, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और तीसरा आता है कोनेटिव डोमेन। कोनेटिव डोमेन जो है वो किसको कहा जाता है, जो साइकोमोटर डोमेन है, इसी को कहा जाता है।
ठीक है। और ये जो है हमारा माइंड से रिलेटेड है, और अफेक्टिव डोमेन हमारा जो है यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि जहाँ से इमोशंस निकलते हैं, और ये हमारा हैंड से रिलेटेड है, ये चीज आपने याद रखनी है। ओके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भावनात्मक रूप से चीजों से निपटते हैं, तो ऐसा कौन सा डोमेन है जो कि हमारे इमोशन से संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इमोशनल डोमेन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अगर हम वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बात करें, एंड आर इनिशियली सेपरेट, रन पैरेलल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिकमिंग इंटरडिपेंडेंट बाय द एज 3। अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया था कि जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की का अनुसार क्या बोलता है कि शुरू में जीवन की उत्पत्ति से अलग समानांतर चलता है, जो शुरू में जो है वो समानांतर चल रही है, ठीक है, और 3 वर्ष की आयु में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट इंटरडिपेंड हो जाते हैं, दोनों इंटरडिपेंड होते हैं, पहले अलग अलग चल रहे हैं दोनों चीजें, बाद में इंटरडिपेंड हो जाती है। तो वो कौन सी दो चीजें हैं? तो इन्होंने किस चीज के बारे में बात की है? विचार और भाषा के बारे में इन्होंने बात की है, पीछे मैं समझा चुकी हूँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द साइकोमोटर डोमेन। अभी हमने जो है कॉग्निटिव डोमेन जो कि हमारा माइंड से रिलेटेड है, और हमारा अफेक्टिव डोमेन जो कि हमारा भावनाओं से संवेदनाओं से संबंधित है, तीसरा आता है साइकोमोटर डोमेन जिसे कोनेटिव डोमेन कहा हमने, इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ बिहेवियर रेंजिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू मास्टरी ऑफ फिजिकल स्किल्स। सिम्पसन build this classification on the work of Bloom and other, select the wrong option। कि कौन सी चीज है? देखो, साइकोमोटर का मतलब है जहां पर हम चीजों को कहाँ से करते हैं, हाथ से कर रहे हैं, है ना, यानी कि जिसमें हम कोई ना कोई प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे हम कोई काम करें उसके प्रति प्रतिक्रिया आ रही, तो डायरेक्ट किसी चीज के ऊपर रिस्पॉन्स, मैं कुछ समझा रही हूँ आपको, उसके ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि आप प्रतिक्रिया कर रहे हो, है ना कोई जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स आगे को आ रहा है। कॉम्प्लेक्स ओपन रिएक्शन है, आप यहाँ पे भी कुछ कर रहे हो, प्रतिक्रिया आ रही है। जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स भी आपके पास जो है एक तरीके से जो क्या है, वो एक तरीके से हमारे पास जो है कोई ना कोई आपको फीलिंग है, उसके प्रति भी आप जो है वो रिस्पॉन्स करते हो। तो ये तीनों रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, लेकिन कौन सी नहीं है जिसका आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, प्रोग्रेसिव लेवल वो शो नहीं करता है, तो वो है आपका ऑप्शन डी, जो मेडिटेशन है, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिजिकल स्किल से संबंधित जो है वो बातें नहीं आती है, इसीलिए जो है ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन द रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी, 2001 में जो है वो ब्लूम की टेक्सोनोमी को रिवाइज किया गया था, वैलिडेटिंग द क्वालिटी ऑफ आइडिया और वर्क बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर प्रेजेंटिंग एंड डिफेंडिंग opinions, making decisions about information and looking at problems in a critical way in the category of comes। संशोधित ब्लूम वर्गीकी 2001 में जानकारी के बारे में निर्णय लेने के लिए, राय प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए मानदंडों के एक सेट के आधार पर विचारों या कार्य की गुणवत्ता को मापा जा रहा है, मान्य करना और समस्याओं को एक तरीके से देखना किस श्रेणी के अंदर आता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आइडियाज को, उसके क्राइटेरिया को, उसकी ओपिनियंस को, क्या आप डिसीजन बना रहे हो लास्ट में, ये आपको बोला जा रहा है कि कोई बात है, आपने कोई चीज पढ़ी, उस चीज को आप देख रहे हो, जांच कर रहे हो, उस चीज की गुणवत्ता को देख रहे हो। तो आप कहाँ पे ये सारी चीजें देखते हो? जैसे आप करते हो ना, सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर उसको जो है वो अप्लाई कर रहे हो, फिर लास्ट में आप देखते हो कि कितना बच्चे को समझ में आया, है ना, इवेलुएट कर रहे हो, तो लास्ट में उसकी जांच करना जो है, उसको देखना कि कितना महत्वपूर्ण है, किस श्रेणी में आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इवेलुएशन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव टेंड्स टू एक्ट एग्रेसिव। अभिनव जो है, जब वो बच्चा जो है, जब खेल और अन्य गतिविधियों में अपने सहकर्मी समूह के साथ में सहयोग करने की बात आती है, जब उनके साथ में जो है वो सहयोग, कि वो कोऑपरेट करे, जब वो बात आती है, तो अभिनव जो है वहां पे एग्रेसिव हो जाता है, आक्रामक व्यवहार करता है। यह स्कूल के मानदंडों के खिलाफ है, ये जो है जो भी नॉर्म्स है स्कूल्स के, उसके खिलाफ है। इसलिए अभिनव को मदद करने की जरूरत है। किस चीज में हमें बच्चे की मदद करनी है? ताकि वो यहाँ पर इमोशंस को समझ सके, कि वो ऐसा ना करे, मतलब वो आक्रामक ना करे, बच्चों के साथ में कोऑपरेट करे, हमें उसके भावनाओं को समझना है, भावनाओं को डेवलप करना है। तो ये किस में आएगा? ये भावनाओं से संबंधित कौन सा डोमेन है? अफेक्टिव डोमेन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाते हैं कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड, विच कॉग्निटिव फंक्शन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द गिविंग इंफॉर्मेशन।
हमारे पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, तो दी गई जानकारी है उसको समझने के लिए हमें किस संज्ञानात्मक क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अगर हमें किसी चीज को समझना है, आपने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ा कि कॉग्निटिव डोमेन है आपका, अफेक्टिव डोमेन है, और तीसरा आपका साइकोमोटर डोमेन है। देखो इफेक्टिव और अफेक्टिव दोनों डिफरेंट है, ये याद रखना। तो अफेक्टिव डोमेन आता है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पर किसी चीज को देखते हो तो आपने सुना होगा कि क्या पहले किसी चीज की नॉलेज आती है, फिर उस चीज की जो है वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आती है ना, फिर उसको हम अप्लाई करते हैं यानी कि उसको प्रयोग करते हैं, फिर हम किसी चीज को एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी सिंथेसिस करते हैं, फिर यहाँ पर जो है वो इवेल्युएशन की जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो 6 हमारे पास नीचे को स्टेप्स आते हैं कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। तो अगर हमें कोई हमारे पास जानकारी है, हमने उसको नॉलेज को लिया पहले, फिर उसके बाद हम समझने के लिए क्या करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग किया जाता है उस चीज को समझने के लिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। What are the primary factor influencing the social development of a child? अगर आपको बच्चे का सामाजिक विकास करना है, तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्राइमरी फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है। प्राथमिक कारक कौन सा है? देखो, जब भी प्राइमरी के बारे में बात आती है हमेशा फैमिली सबसे पहले आएगा, और जब भी सेकेंडरी की बात होती है तो हमारा स्कूल सबसे पहले आएगा, दो चीज। तो यहाँ पे प्राथमिक कारक कौन से हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फैमिली। तो फैमिली तो देखो दो जगह पर है। अब फैमिली के साथ में हमारे सबसे नजदीकी कौन है? पड़ोसी होते हैं, ना कि मीडिया होगा। मीडिया यानी कि हमारा टीवी जो है वो फोन व्हाट्सएप, लेकिन हमारी फैमिली आती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। At what stage the senses acts as a teacher for the child to understand his knowledge of his environment? अब आपने यहाँ पे सेंसेस के बारे में बात की, और आप यहाँ पर देख रहे हो पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, इस तरीके से दिए। तो हमारे जो जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे ने हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट की क्या दी है, कुछ स्टेजेस दी है। क्या कौन कौन सी? एक आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और आती है यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये जीन प्याजे के अकॉर्डिंग है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर नाम थोड़े से हल्के फुल्के चेंज किए हैं, बाकी बात आपकी वही है। तो बच्चे के परिवेश के बारे में, जो उसका मतलब एनवायरनमेंट है, उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं? कि जो बच्चा सीखेगा वो सेंसेस के थ्रू सीखेगा। तो ऐसी इनमें से कौन सी चीज है, कौन सी स्टेज है, कौन सा पॉइंट है जो कि हमें सेंसेस के थ्रू सीखने में हेल्प करता है? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेंसरी मस्कुलर, जो संवेदिक पेशीय है, वो इंद्रियों के थ्रू समझने में, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, तो उनके थ्रू जो है बच्चा यहाँ पर सीखेगा। ये जो है वो 0 से 2 वर्ष तक जो है ये स्टेज चलती है। अगर हम जीन प्याजे की बात करें, जीन प्याजे ने इसको कहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और ये जो है वो आपकी 2 से 7 वर्ष तक चलती है। और तीसरी आती है हमारे पास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, और ये जो है वो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और फोर्थ आती है एब्स्ट्रैक्ट या ऑपरेशनल, जिसको बोला है अमूर्त चिंतन, जिसमें बच्चा करता है। इसको स्टेज का नाम ये नहीं है, स्टेज का नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चलती है आपकी जो है वो 11 से आगे जो है 11 अबव हमारे पास यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चलने वाली है। ठीक है, तो सेंसेस के थ्रू बच्चा कहाँ पर सीखेगा? यहाँ ऑप्शन बी मस्क्यूलर, सेंसरी मस्क्यूलर के अंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आफ्टर 9 months, अगर हम 9 महीने के बाद की बात करें, व्हेन द चाइल्ड इज पुट इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम द मदर्स वूम्ब, देन दैट स्टेज इज कॉल्ड। कि जब जो 9 महीने के बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 9 मंथ, 9 यहाँ से कट हो गया है। 9 महीने के बाद जब बच्चे को माता के गर्भ से वातावरण में डाला जाता है, एनवायरनमेंट में, पहले बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्री नेटल स्टेज कहा जाता है उस अवस्था को। ठीक है, भ्रूणा अवस्था जिसे हम कहते हैं। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? जब बच्चे को माँ के गर्भ वाली अवस्था हुई, आपकी प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज के बाद चलती है हमारी यहाँ पर इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम शैशव अवस्था कहेंगे। फिर आती है आपकी चाइल्डहुड, ठीक है, जिसे बाल्यावस्था कहेंगे। फिर आती है आपकी अडोलेसेंस, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। तो प्रीनेटल के बाद कहाँ पर जाएगा बच्चा? इन्फेंसी स्टेज में जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। At what stage the child starts developing the viewpoints that his her opinion conflicts with those of the family? Friends are family, siblings rivalry, different temperaments start developing.
कि कौन सी अवस्था में बच्चा यह दृष्टिकोण विकसित करना शुरू कर देता है, यानी कि उसको ये चीजें पता चलने लग जाती है या वो ऐसा पॉइंट बना देता है अपने दिमाग में कि उसकी राय परिवार के साथ संघर्ष करती है, कि उस जो वो कह रहा है ना फैमिली उस चीज को नहीं मानती है ना। मित्र परिवार है कि उसके जो फ्रेंड्स है वही उसकी फैमिली है, जो भाई बहन है वो उसके दुश्मन है, उनके साथ उसकी जो है वो राइवलरी होती है सिबलिंग्स के साथ में। ये ये जो टाइप के मिजाज है, इस तरीके का जो बच्चे का टेम्परामेंट बनता है, उसका जो एटीट्यूड बनता है, ये कौन सी स्टेज में बनता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें कहाँ पर होती हैं, तो बच्चा द्वंद स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था आपको पता है कौन सी है, अडोलेसेंस है। ठीक है, तो किशोरावस्था के टाइम पे जो है ये सारी चीजें आने लगती है कि बच्चा अपनी फैमिली की नहीं सुनता है। ठीक है, तो देखो 13 से 19 यहाँ पे दी है। अगर हम सिंपल स्टेजेस के बारे में बात करें तो सिंपल स्टेजेस में बोला जाता है कि जो आपकी जो है वो 12 टू 18 ईयर्स है, वो आपकी जो है वो अडोलेसेंस के अंदर आती है। अगर हम यहाँ पर जो है वो WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो WHO क्या कहता है, यहाँ पे ये कहते हैं कि 10 से 19 वर्ष जो है हमारे पास जो है यहाँ पर अडोलेसेंस के रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सिंपल अडोलेसेंस के बारे में बात करें तो ये 13 इयर्स टू 19 इयर्स जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एक आधी उम्र जो है वो ऊपर नीचे चल पड़ती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने कुछ ना कुछ कहा होता है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें कहाँ पे देखने को मिलती है, अडोलेसेंस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में बोला है, आपने हिंज डायलेमा के बारे में सुना होगा। हिंज जो है एक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो बीमार होती है, और हिंज को जो है दवाई की जरूरत होती है, लेकिन जिस पर्सन के पास वो दवाई के लिए जाता है वो सिर्फ उसी के पास में मिलती है, तो वो क्या कर देता है, उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं और वो हिंज जो है वहां पर क्या करता है, बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और वो दवाई देने से दूसरा बंदा मना करता है। वो बोलता है कि जब मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी, मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा, लेकिन दुकानदार जो है वो नहीं मानता है। तो हिंज क्या कर देता है, वहां पे चोरी कर देता है। लेकिन हिंज अब दुविधा में था कि मुझे चोरी करनी चाहिए कि नहीं। अब वो चोरी कर तो दी उसने, अब क्या क्या दुविधाएं बनती है कि अगर यहाँ पे हिंज ने चोरी नहीं की होती, है ना, तो वो नैतिकता को रख पाता, लेकिन उसने चोरी कर दी, अब उसको जेल में जाना पड़ सकता है, अरेस्ट कर सकती है उसको पुलिस, लेकिन उसने गलत उसके लिए चोरी नहीं की है। तो इस तरीके की हम भी जब कोई काम करते हैं तो हमारे में कोई ना कोई डायलमा आता है, उस डायलमा को यहाँ पे हिंज डायलमा बोला गया है, दुविधा, नैतिक दुविधा हम इसे कहेंगे। तो the hinge dilemma, which discusses the idea of saving lives before obeying the law, was given by hinge dilemma के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो कानून का पालन करने के सामने जीवन बचाने के विचार पर चर्चा करता है, निम्न द्वारा दी गई थी। किसने इस अवधारणा को दिया था कि हमें रूल का नहीं, कि हमें चोरी नहीं करनी है, ये एक टाइप का रूल है ना हमारे पास, तो ये अगर हम कानून का पालन करें कि चोरी नहीं करनी है, तो वो एक लाइफ को बचाने से तो बेहतर है ना, हम ऐसे जो है वो तर्क देते हैं। तो ये किसने दी है, हिंज डायलमा, नैतिक तर्क, ये डायलमा वाला पॉइंट जो है किसने दिया है, कोहलवर्ग ने दिया है। और इन्होंने जो है वो मॉरल डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिकता के बारे में ये बात करते हैं। और इन्होंने जो है वो कितनी स्टेजेस दी हैं या कितने लेवल्स दिए हैं, स्टेजेस नहीं कहेंगे हम, लेवल की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो 3 लेवल दिए हैं, और हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस हैं, और यानी कि 3 लेवल है, दो दो स्टेजेस हैं, तो हमारे पास जो है वो कितनी स्टेजेस हो गई, इन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन्होंने कितनी स्टेजेस और कितने लेवल्स दिए हैं। और डायलमा के बारे में कहाँ पे पढ़ते हैं हम, कोहलबर्ग ने बताया है। 14th क्वेश्चन, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट या साइकोसेक्सुअल एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो साइकोसेक्सुअल यहाँ पर एनालिसिस है, क्या कहता है ये, तो साइकोसेक्सुअल को हम कह रहे हैं हिंदी में मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसने, साइकोसेक्सुअल या मनोलैंगिक, और इसे साइको एनालिटिकल भी दिया था इसी पर्सन ने। तो साइको एनालिटिकल को कहेंगे मनोविश्लेषणवाद। तो ये दोनों थ्योरीज जो है, साइकोसेक्सुअल, साइको एनालिटिकल, ये एनालिसिस थ्योरीज किसने दी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सिगमंड फ्राइड ने जो है ये दी है। इन्होंने जो है वो माइंड के बारे में बात की है। इन्होंने जो है वो 3 टाइप के माइंड्स के बारे में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड्स के बारे में बताया है। उसके अलावा इन्होंने जो है वो पर्सनैलिटी के बारे में भी बताया है कि 3 टाइप की पर्सनैलिटी होती है पर्सन की। एक होता है हमारे पास जिसे हम इड कहते हैं और हिंदी में इसे ईदम के नाम से जाना जाता है।
दूसरा है हमारे पास यहाँ पर ईगो, जिसे हम जो है वो अहम के नाम से जानते हैं। और तीसरा आता है हमारे पास यहाँ पर सुपर ईगो, जिसे हम परम अहम के नाम से जानते हैं। जो इड है ये क्या कहता है, ये कहता है कि मुझे अगर चॉकलेट चाहिए तो मुझे चाहिए ही चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट की हमारे पास जो है यहाँ पे जो हमारी कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे अंदर ही दबी होती है, वो आती है इड के अंदर। ठीक है, जिनको हम बाहर नहीं निकालते हैं, जिद होती है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ये हमारा जो है वो प्लेजर, जिन चीजों से हमें खुशी मिलती है हम उन चीजों को करते हैं, तो ये प्लेजर प्रिंसिपल यानी कि सुखवादी सिद्धांत पर बेस्ड है। वहां पे ईगो क्या ऊपर आ जाते हैं, बोलते हैं ना उसका ईगो बहुत हावी है। तो ईगो क्या होता है यहाँ पे, ये बैलेंस में काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ईगो जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ईगो क्या कहता है, रियलिटी के ऊपर जो है वो, सच के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इससे ये चीज हो सकती है। ठीक है, और सुपर ईगो जो है ये चलता है हमारा मोरालिटी, नैतिकता को मानता है कि ऐसा काम नहीं करना है क्योंकि इससे जो है वो पनिशमेंट हो सकती है। तो ये उस चीज के ऊपर काम करता है। ठीक है, जीन प्याजे के बारे में आपको पता है, जीन प्याजे जो है यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो जीन प्याजे के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जीन प्याजे ने क्या किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं जो मैंने आपको बता दी थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एरिक एरिक्सन ने इन्होंने जो है वो 8 टाइप के हमारे पास जो है वो स्टेजेस दी हैं। ठीक है, और इन्होंने सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। एल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में बताया है। ठीक है, SCLT थ्योरी के नाम से हम उसे कहते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखेगा, मॉडलिंग के थ्रू सीखेगा, इमिटेट करके बच्चा सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, occurs when a behavior is punished, meaning the inclination to do something may still be there, but it is marked by the anticipation of punishment। क्या बोला जा रहा है कि कौन सी चीज है इन 4 में से वो तब होती है जब किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, जब हम किसी को पनिश करते हैं तब होती है वो चीज। अर्थात कुछ करने का झुकाव शायद हो सकता है कि अगर हम किसी को पनिश करेंगे तो बच्चा जो है उस चीज को कर लेगा शायद, कि ये उसको पनिश किया जा रहा है, लेकिन ये सजा की प्रत्याशा से आच्छादित है। कौन सी चीज है, अगर हम किसी को सहूलियत करेंगे तो क्या दंड दिया जाता है, झुकाव बनेगा? नहीं। अगर किसी की हेल्प की जा रही है तो क्या जो है वो किसी को दंड करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। एसिमिलेशन, अपने अंदर किसी चीज को समा देना, या एसिमिलेशन को और हम क्या कहते हैं, जीन पियाजे ने भी एसिमिलेशन के बारे में बताया था कि जो पुरानी नॉलेज है और नई नॉलेज को जब आपस में जोड़ा जाता है, सहूलियत दी जाती है एक टाइप से, तो उसको जो है दोनों पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज में ऐड करना, उसको हम यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं, तब हम पनिश कर सकते हैं? नहीं। तो जब किसी चीज से निषेध हो, जब किसी चीज की प्रोहिबिशन हो, तब ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक नेम्ड दीवा स्वप्न, हिंदी में भी हम इसे दीवा स्वप्न ही कहेंगे। तो ये जो दीवा स्वप्न बुक है ये किसने लिखी है? तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने यही चीज जो है वो बीएड में जब हमने ये टीजीटी मेडिकल वालों का सिलेबस मैंने आप लोगों को कवर करवाया था, वहां पे मैंने इस चीज के बारे में आपको बताया था कि जो दीवा स्वप्न है वो किसने दिया है। गीजू भाई बधेका के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कहते हैं कि बच्चे को प्यार से हमें पढ़ाना है। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण पढ़ाना है, समानुभूति, सहानुभूति नहीं बोलेंगे, प्रेम के बारे में, कि बच्चे को प्रेम से जो है वो सिखाना है। तो गीजू भाई बधेका ने कहा था, और इन्होंने दीवा स्वप्न बुक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय जॉन डीवे। जो जॉन डीवे है इन्होंने कौन सी बुक इनमें से नहीं लिखी है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड यानी कि उत्पीड़न के बारे में इन्होंने मतलब बताया है, चाइल्ड एंड द करिकुलम, बच्चा और पाठ्यवस्तु, और द स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय और समाज। तो इनमें से कौन जो है वो जॉन डीवे ने नहीं लिखी है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी पेडागोजी के को लेके इन्होंने बुक नहीं लिखी है जॉन डीवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आ गया कि पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड फिर लिखी किसने है?
ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को जब हमने अरविंदो घोष के बारे में पढ़ा था, गीजू भाई के बारे में पढ़ा था, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। तो जो जीबीटी वाले हैं, आप लोगों के सिलेबस में भी ये चीज है, आप वहां पर उस चीज को देख सकते हो। मैंने ये सारे पॉइंट्स वहां पर आप लोगों को करवाए हैं। बीएड वाली सीरीज भी आप लोगों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की ये वाली चीज है, ठीक है। आप देखोगे कि कितने सारे क्वेश्चंस हमने वहां पे भी कवर किए। तो जेबीटी वाले स्टूडेंट्स भी उन सारी क्लासेस को जरूर देखिए। 3-4 दिन लगेंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं, आप कवर कर लोगे सारी की सारी क्लासेस को, ठीक है। तो पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड किसने लिखी है? ये जो है वो पॉल फेरेरे ने लिखी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा है, सूक्ष्म अधिगम या सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो ये किसने इन्वेंट किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जो डाइट एलन है, इन्होंने डाइट एलन ने माइक्रो टीचिंग को इन्वेंट किया था, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप मुझे इस सीरीज में बताएंगे, ठीक है। जेरोम ब्रूनर का आपको पता है, इन्होंने जो है, जेरोम ब्रूनर ने भी जो है वो आपके पास 3 स्टेजेस दी हुई हैं आपके पास इनकी थ्योरी की, ठीक है। और एडगर डेल ने जो है वो शंकु का निर्माण किया था, इस तरीके से जो है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे कभी बात करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कोन ऑफ एक्सपेरिमेंट। यही हम बात कर रहे थे कि जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, अनुभवों का एक शंकु इन्होंने जो है वो बनाया था, किसने दिया था? तो ये एडगर डेल ने दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 2020 क्वेश्चंस। ऐसे ही जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को 2020 जो है वो डेली जो है वो आप लोगों को इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये मैं जो है वो जेबीटी के नेम से कर रही हूँ, नेम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि जेबीटी की कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है वो साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्जाम एक बीएड के टाइम पे बीएड सिलेबस के लिए बना दी है, ठीक है। अब जो है एक प्लेलिस्ट आप लोगों को जो है इस नाम से देखने को मिलेगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस से सारी क्लासेस जो है वो देखने को मिल जाया करेंगी। ये बनाएंगे जेबीटी कमीशन 2025-26 के नाम से, ठीक है। तो ये आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को उस तरीके से करना है कि पूरी बुक बुक के तरीके से बनाई जाए, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए कर दूंगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास वैसे ही रखेंगे। आप लोगों ने मुझे जो है वो बताना है कमेंट सेक्शन पे कि इस तरीके से आप लोगों को जो है वो क्लास कैसी रहेगी। देखो ये पूरी की पूरी चीजें आप लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप लोगों के बोलने के अकॉर्डिंग जो है वो चलने वाली है। मैंने मेडिकल के टाइम पे भी ऐसे ही किया था, और आगे भी यही फॉर्मेट हम जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है अभी तक। और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के रिस्पॉन्स होते हैं, आप लोगों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।